अभी हाल में ही गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग जो ऑर्गेनाइज करेंगे अपने लेसन को, वो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बांट करके पढ़ेंगे। तो पहला बात जो हमें ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अभी यूनियन गवर्नमेंट क्लियर तो कर दी है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो पास्ट के जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी ये जो पॉलिसी है ये थर्ड पॉलिसी है इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसके पहले 1968 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी के टाइम में पहला हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया था। तो जो कमिटी इस पॉलिसी को रेडी की थी, दैट वाज डीएस कोठारी कमिटी। इसके बाद फिर राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 86 में एक और पॉलिसी आया था। तो ये राजीव गांधी के टाइम में आया था और इस पॉलिसी को 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार इसमें चेंज की थी। और ये जो पॉलिसी है, इट इज थर्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो इस पॉलिसी को बनाने में सरकार जिन कमिटीज का हेल्प ली है उसके बारे में जान लेते हैं। जो पहली कमेटी है, ये कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये मई 2016 में सरकार बनाई थी। लेट श्री टी.एस. सुब्रमण्यम इसके चेयरपर्सन थे और इसके बेसिस पर गवर्नमेंट सम इनपुट्स फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई थी। इसके बाद जून में ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर करने के लिए के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी जो ड्राफ्ट बना। और ड्राफ्ट जो था वो गवर्नमेंट पिछले साल ये पब्लिक डोमेन में दी थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या खास बातें हैं। तो इस पॉलिसी में प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल में जो क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि कितने बच्चे टोटल स्कूल सिस्टम में इनरोल होते हैं, इसको 100% ले जाने का टारगेट है 2030 तक। पुराना जो सिस्टम था स्कूलिंग का सिस्टम, दैट वाज 10+2, इस सिस्टम को हटा दिया गया है और इसके जगह में 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर जो है वो लाया गया है, जिसमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो 5 to 8 ईयर्स के लिए है, इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। 8 to 11 ईयर्स के लिए जो स्टेज है उसको बोलेंगे प्रिपरेटरी। 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए मिडिल और 14 to 18 के लिए बोलेंगे सेकेंडरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 3 to 6 ईयर्स ग्रुप के बच्चे हैं, इनको गवर्नमेंट एक फॉर्मल सिस्टम में ले आई है। तो पहले 5 या 6 ईयर्स से बच्चों का फॉर्मल एजुकेशन शुरू होता था, तो उसके पहले हम लोग प्रिपरेटरी बोलते थे। लेकिन अब इस स्टेज को भी, जिसको पहले प्रिपरेटरी बोलते थे, उसको भी गवर्नमेंट फॉर्मल एजुकेशन में ले आई है। तो the new system will have 12 years of schooling with 3 years of Anganwadi pre-schooling.
एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रपोजल आया था। इसके पहले जो ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी था उसमें उसमें था कि बच्चे जो होंगे उनको हिंदी पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाना कंपलसरी होगा। तो उस प्रपोजल को ड्रॉप कर दिया गया है और थ्री लैंग्वेजेज फार्मूला जो है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो 5 क्लास तक और प्रीफरेबली अप टू 8 मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में। बच्चे पर कोई लैंग्वेज जो होगा वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि मदर टंग में बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज़ ट्रू, ये इसमें कोई शक नहीं है, साइकोलॉजिकली एस्टैब्लिश्ड है बात है। बच्चा जो घर में जो लैंग्वेज बोलता है उसमें वो बेहतर सीखेगा। लेकिन एक हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश से एक्सपोज बहुत जल्दी नहीं करते हैं तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो बच्चे हैं उनको पिछाड़ने का चांस रहेगा। जैसा कि इंडिया में जो चांसेज है, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सीखना, बच्चों को एक्सपोज करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे थ्री लैंग्वेजेज उसमें से जो 2 लैंग्वेज होंगे वो इंडियन लैंग्वेज होने चाहिए। संस्कृत भी ऑफर की जाएगी स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में, और भी जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनको भी ऑफर किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर हिंदी में मैंडेटरी होगा 5 क्लास तक पढ़ना टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, इसको लागू करने का मतलब फोर्सफुली लागू करने का चांस बहुत कम है, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या इस पॉलिसी को इवन सेंट्रली रन स्कूल में भी कवर किया जाएगा। हमारे देश में जो एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे होते रहते हैं उनमें जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो यानी बच्चे जो होते हैं ये सोचिए 5th क्लास के बच्चे हैं, वो 2nd क्लास के लिए जो बेसिक न्यूमेरिकल और रीडिंग स्किल्स है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान देगी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल जो होंगे उनको बढ़ाया जाएगा। अगला जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन दी जाएंगी जो 6 क्लास से स्टार्ट होंगे। बच्चों को 6 क्लास से कोडिंग के स्किल्स भी सिखाए जाएंगे और जैसे मैंने बताया वोकेशनल स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। ट्राइबल और इंडिजिनस नॉलेज भी इनकॉर्पोरेट होंगे। तो आजकल का जो एजुकेशन है वो कई जगह में जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बच्चे किताबी ज्ञान तो काफ़ी हो जाता है लेकिन बच्चों को रियल लाइफ नॉलेज कई बार और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो इसको भी एड्रेस करने का कोशिश किया गया। अब आते हैं हम लोग हायर एजुकेशन में। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के लिए 2035 तक 50% करने का टारगेट है। ये जो प्रपोजल है ये प्रपोजल यशपाल कमेटी और CN रॉ कमेटी भी दी थी। अब जो एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे है इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे, यानी कि ये जो 4 इयर्स का कोर्स है इसमें हर साल स्टूडेंट जो है एग्जिट कर सकते हैं और उनको एग्जिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अगर पहला साल एग्जिट करते हैं तो वो 4 ईयर का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर के बाद करते हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर 3 ईयर में एग्जिट करते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगा। और आगे जो है इसके बाद साल जो होगा इसमें वो उनको कुछ रिसर्च का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो होंगे वो MA कर पाएंगे
पीएचडी कर पाएंगे, लेकिन एमफिल जो है उसको हटा दिया गया है। जो पहले सिंगल स्पेशलिटी यूनिवर्सिटियां होती थी जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, ये अब नहीं होंगी। अब जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो मल्टी डिसिप्लिनरी ही होंगी, यानी कि सारे के सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज में अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी कराई जाएंगी। तो अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो सिंगल स्पेशलिटी जो कॉलेजेज है या यूनिवर्सिटी है, क्या इनका क्वालिटी पर असर पड़ेगा? तो इसमें एक वी राम गोपाल राव का एक व्यू है, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर है, कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल या प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें आजकल ह्यूमैनिटीज़ के बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। और जैसे एग्जांपल लीजिए सिविल इंजीनियरिंग, तो अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का काम करता है तो उसको तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि उसके प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल या सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। आजकल तो जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाना ही पड़ता है। तो बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं तो फिर तो उनको इकोनॉमिक्स का भी जानकारी होना चाहिए। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, जिससे ज़्यादा बेहतर कैरियर स्टूडेंट्स का बन पाएगा। तो अब ये सारा का सारा जो हायर एजुकेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके नीचे हायर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल होंगे। प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो सेम सेट ऑफ रेगुलेशन, अक्रेडिटेशन और एकेडमिक स्टैंडर्ड उन पर लागू होंगे। अब जो कॉलेजेज होंगे उनको एफिलिएशन का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और ये स्टैंड अलोन डिग्री प्रोवाइडिंग कॉलेजेज हो जाएंगे, ऑटोनोमस डिग्री प्रोवाइडिंग कॉलेजेज, ठीक, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ठीक, या तो यूनिवर्सिटी के ये के पार्ट हो जाएंगे या फिर ये ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेज हो जाएंगे। और एफिलिएशन का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए दरवाज़ा खोलने का भी इस पॉलिसी में बात किया गया है कि दुनिया के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में आने दिया जाएगा। अब बात ये है कि ये टॉप 100 यूनिवर्सिटी का फैसला कैसे होगा? तो हो सकता है गवर्नमेंट जिसका ज़्यादा यूज करती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका यूज कर ले। लेकिन ये जो पॉलिसी है क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी जो था वो लाई थी 2013 में, लेकिन कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में इंटर करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अभी केवल ये कोलैबोरेट करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ में, अपने जो फैकल्टीज है उनको शेयर करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको फैसिलिटेट करना ये इम्पॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट जो है वो बजट टोटल जो है जीडीपी का 6% एज पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करने का पॉलिसी लाई है। लेकिन यस, ये जो पॉलिसी है वो पिछले 50 ईयर से ये पॉलिसी चल रही है कि एजुकेशन पे खर्च बढ़ाया जाएगा
और सरकार का अभी एट प्रेजेंट जो हालत है 86% तक टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सरकार के ऊपर में कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और हेल्थ केयर भी देखना है, नेशनल सिक्योरिटी भी देखना है। तो ये कुल मिलाकर के ये इतना आसान जो होगा ये नहीं। चूँकि एजुकेशन एक कनकरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि इस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों को ही मिलकर के काम करना पड़ेगा। टारगेट जो है पूरा का पूरा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का 2040 है। तो इसमें से जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन जैसा मैंने बताया था, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल अगर स्कूल से निकलते हैं तो डिग्रीज मिलेंगी, वो 2020-21 के एकेडमिक ईयर से ये लागू कर दिए जाएंगे। और उसके पहले जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है वो चलता रहेगा। जो लोग एमफिल ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो एडमिशन वो कंटिन्यू कर पाएंगे स्टडी, लेकिन अब जो होगा नया एडमिशन जो होगा वो अब नहीं लिया जाएगा। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होगी वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो दिसंबर 2020 तक काम कर रही है। लेकिन ये जो है कि एफिलेटेड कॉलेजेज को आप ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में बदलेंगे, इसमें कम से कम 15 इयर्स लग जाएंगे। तो ये कुछ लोग जो है ये ऑटोनॉमस जो वर्ड है इसको लेकर के क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगर ये ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि इनको अपना ही रिसोर्सेज लाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, तो फिर स्टूडेंट्स के जो फी होंगे वो बढ़ जाएंगे।